हम्म। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस अकेडमी कोलकाता। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी क्लास 10 में ये चैप्टर भी है। तो जो क्लास 10 के चैप्टर यानी बुक के थ्रू दिया हुआ है वही बताएंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में भी अगर आए तो उसे आप उसी अंदाज से लिख सकें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है 1857 की बगावत यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इस बगावत में पहले हम लोग कहते हैं इस बगावत को आज़ादी के लिए पहली जंग भी कही जाती है। फिर इस बगावत में क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसका अंजाम क्या हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इतना तो हम सबको पता है कि साल 1857 आते आते तक पूरे इंडिया में ब्रिटिश का कंट्रोल था। सारी जगह को, पूरे इंडिया को यानी कि ब्रिटिश कंट्रोल करते थे। और उस वक्त अगर एग्जाम्पल के साथ हम समझाएं तो ये समझ लीजिए कि अगर एक इंडियन और एक फॉरेनर दोनों है, इंडियन में ज़्यादा काबिलियत है किसी भी चीज़ को करने की, लेकिन फॉरेनर में वो काबिलियत नहीं है, स्टिल उसके बावजूद भी वो जॉब जो है वो फॉरेनर को दिया जाएगा, इंडियन को नहीं। तो यहाँ पे क्लियरली भेदभाव देख सकते हैं। दूसरा, जो आमदनी भी थी सेम वर्क करने पर भी वो इंडियन वर्कर को कम दी जाती थी फॉरेनर के मुकाबले में। तो ये सारी चीज़ों से तब तक बहुत सारे हिंदुस्तानियों में गुस्सा वगैरह आ गया था, और यही वजह एक रहती है जिसकी वजह से जंग वगैरह शुरू होता है। अब किसी भी जंग को शुरू होने के लिए एक चिंगारी की तो ज़रूरत पड़ती है। तो वो चिंगारी पड़ी जब मंगल पांडे, उस वक्त ब्रिटिश के ही ऑफिसर थे, लेकिन उस वक्त होता यह है कि एक इनफील्ड राइफल रहते हैं जिसमें ये अफवाह दी जाती है। जो क्लास 10 में भी आपका अफवाह वर्ड लिखा हुआ है, तो इसी वर्ड से आप लोग कीजिएगा। अफवाह ये दी जाती है कि वो जो राइफल है उस वक्त उस राइफल में गन पाउडर डालना पड़ता था, जिसे कारतूस भी कहते थे। तो उसे दांत से पहले छिलके निकालना पड़ता था, फिर वो डालना पड़ता था, और इस तरह से उसको हम लोग चलाते थे, यानी वो लोग चलाते थे। तो उस वक्त ये अफवाह फैला दी गई कि जो राइफल में हम लोग कारतूस डाल रहे हैं उसमें गाय और पीक की चर्बी है। अब जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि गाय हिंदू धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, उसी तरह से हम लोग में पीक को बहुत नहीं माना जाता है, सिंपल सी बात है। तो यही वजह रहती है कि बहुत सारे हिंदुस्तानी जो अंग्रेज़ सरकार के लिए काम करते थे वो उस वक्त मना कर देते हैं इसे चलाने से। तो यही चीज़ को देखकर गवर्नमेंट ने बहुत सारे अफसर को 10 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा सुना देती है, जिससे गुस्सा होकर मंगल पांडे सीधा वो राइफल उठाते हैं और 2 ब्रिटिश अफसर को ज़ख्मी कर देते हैं। जिसके बाद मंगल पांडे के साथ 2 लोग और जुड़ते हैं, लेकिन तब तक फिर ब्रिटिश जो है उनको कैद कर लेते हैं, और कैद करने के बाद फांसी हो जाती है मंगल पांडे को। तो इस तरह से वो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर बने जो देश के लिए शहीद हुए। उसके बाद जो दिल्ली में जो बेसिकली जेल में जो कैदी थे, वहाँ पर भी लोग जाकर कैदी को छुड़ा लेते हैं और अंग्रेज़ अफसर को मार करके दिल्ली पहुँच जाते हैं, इस तरह से। दूसरा होता है आपका झांसी की रानी, जिन्हें हम लोग रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें हम लोग झांसी की रानी भी कहते हैं। उस वक्त अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पास किया था जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पर यह होता है कि आपके बाद आपका जो रियासत है, अगर आपका खुद का कोई बेटा है या खुद का कोई औलाद है तभी चला सकता है, लेकिन अगर किसी को आपने गोद लिया है वो चलाएं तो वो नहीं होगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी वो रियासत। तो इस बात को लेकर रानी लक्ष्मीबाई को बहुत गुस्सा था, इस वजह से उन्होंने भी जंग शुरू कर दिया था। यहाँ पे जो जेल से कैदी फरार हुए थे, बेसिकली कैदी कहना तो सही नहीं रहेगा, ये कह सकते हैं रिबेल बागी जो फरार हुए थे इंडियन, वो दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में जो हम लोगों के मुगल के लास्ट बादशाह थे यानी बहादुर शाह जफ़र, वहाँ वो जाके बोलते हैं कि आप हमारे रहबर बन जाइए, हम लोग लड़ेंगे और आप बस हम लोगों के साथ खड़े रहिएगा। क्योंकि किसी को भी चलने के लिए एक ज़रूरत होती है कि कोई एक फेस हम लोगों को दिख जाए, तो वो बहादुर शाह जफ़र थे। शुरू में हालांकि वो हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर भी वो मान जाते हैं लोग। लेकिन तब तक उनकी एज 82 साल के आसपास की हो गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि वो बस एक नाम से खड़े थे। दूसरा फिर होता ये है कि अवध की रानी यानी कि बेगम हज़रत महल, जो कि आप कह लीजिए कि नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ भी थी। चूँकि नवाब वाजिद अली शाह को एग्ज़ाइल कर दिया जाता है और यहाँ कोलकाता भेज दिया जाता है बंगाल में, तो इस वजह से उन्हें भी मौका मिलता है और वो भी लड़ने मतलब जंग के लिए शुरू हो जाती है, जिसमें उनके साथ तातिया टोपे वगैरह देते हैं, और इसमें उन लोगों ने गुड़ीला वॉर की तरह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं। अब लोगों को ये रहता है कि गुड़ीला वॉर क्या है, तो चलिए मैं इसको भी आप लोगों को क्लियर कर दूं। ये आज के टाइम में हम लोगों को बलूचिस्तान में भी दिखता है। गुड़ीला वॉर ये रहता है कि आपकी छोटी सी आर्मी है जो छुप करके यानी कि छुप करके दूसरे आर्मी को मार रही है और फिर छुप जा रही है, इसे ही हम लोग गुड़ीला वॉर कहते हैं। ये आज के डेट में बलूचिस्तान में भी होता है, जिसे कहते हैं BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। ये इस तरह से होता है, अवध में भी चल रही थी, फिर झांसी में भी हो रहा था, दिल्ली में भी हो रहा था। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इस तरह से होते होते जैसे हमने बताया कि अगर किसी की खुद की औलाद नहीं है तो फिर वो उसका रियासत का वारिस नहीं बन सकता है। तो इस तरह से इन्होंने सतारा, जयपुर वगैरह को अपने कब्जे में ऑलरेडी कर चुका था ब्रिटिश। तो इस बात से गुस्सा होकर रानी लक्ष्मीबाई भी इन पर हमला कर देती हैं। अवध में भी लड़ाई होती है और साथ ही साथ दिल्ली में भी होती है। लेकिन ये पूरे इंडिया एक साथ नहीं होते हैं, क्यों?
क्योंकि पंजाब के जितने भी राजा वगैरह थे वो लोग साथ नहीं देते, उनको लगता है कि ये सारी अपने अपने लिए लड़ाई कर रहे हैं, जैसे कि झांसी की रानी अपने लिए लड़ाई कर रही है अपनी रियासत के लिए, अवध जो है वो बदले के लिए हैं, बहादुर शाह जफ़र अपने मुगल एम्पायर को वापस पाने के लिए कर रहे हैं, यानी मुगल सल्तनत को। तो इस वजह से पंजाब में नहीं के लोग जो रहते हैं वो सपोर्ट नहीं करते, साथ ही साथ बंगाल में भी जो रहते हैं वो बंगाली वगैरह वो पढ़ाई लिखाई के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर देते, फिर नहीं चाहते हैं कि वो जंग के लिए आए, तो इस वजह से वो भी नहीं आते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं जो बजाय कि हिंदुस्तानियों का सपोर्ट दे, वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हैं हिंदुस्तानियों के खिलाफ, क्योंकि उन्हें रहता है कि अंग्रेज़ों से उन्हें फ़ायदा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और आखिर में कुछ महीनों के अंदर ही ये जंग नाकाम हो जाती है, यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र के 3 जो शहज़ादे थे उन्हें गोली मार पकड़ ली जाती, फिर गोली मार दिया जाता है। इसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई भी शहीद हो जाती हैं और तात्या टोपे वगैरह भी इसी तरह से होते हैं। और बहादुर शाह ज़फ़र जो लास्ट मुगल एम्पायर है उन्हें कैद करके रंगून यानी आज के डेट के म्यांमार में भेज दिया जाता है, जहाँ पे 4 साल के बाद 86 साल की एज में उनकी देहांत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें। अब चलिए इसमें क्या-क्या वजह रहा जिसकी वजह से फेल हो गया। सबसे पहला तो इंडियन फ़ौज के पास उस तरह का जदीद यानी मॉडर्न हथियार वगैरह नहीं थे जिससे वो अंग्रेज़ों का सामना कर पाएँ। दूसरा, लोगों में एकता नहीं थी, जैसे कि अंग्रेज़ों के पास ऑलरेडी था, एक यूनिट थी, पूरा कम्युनिटी था कि हमें उनके खिलाफ लड़ना है, लेकिन यही चीज़ यहाँ पे नहीं दिखता है। यहाँ पे सब अलग-अलग होते हैं, जैसे कि कोई दिल्ली से लड़ रहा है, कोई अवध से लड़ रहा है, कोई झांसी से लड़ रहा है, तो अलग-अलग होता है। इस वजह से उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और ना ही एक प्रॉपर प्लान होता है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन ये जंग शुरू हो जाती है मंगल पांडे के फायर करने से। तीसरा, कोई एक साथ तो आते नहीं, जैसे हमने ऑलरेडी बता दिया था, कितने को अपने फ़ायदा लगता है, तो इस वजह से नहीं आते। और इस वजह से आज भी बहुत सारे लोग इस पे आर्ग्यू करते हैं ये जंग के लिए मतलब पहली जंग नहीं हो सकती, आज़ादी के लिए पहली जंग नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे हिंदुस्तानी इसमें शामिल नहीं हुए थे। कुछ ही लोग थे जो आपस में मतलब कोशिश कर रहे थे लड़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इसके बाद जैसे कि कहा जाता है कि हर जंग ज़रूरी नहीं कि जीत से ही हासिल हो, कुछ हार के भी हासिल होता है। तो इसी जंग के बाद इतना क्रिटिसिज्म वगैरह देखा जाता है कि फिर मलिका विक्टोरिया जो उस वक़्त की थी, तो वो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को खात्मा कर देती हैं और उसके बाद उसका जो भी रहता है पावर, जैसे उनके पास पावर है कि वो खुद की कंपनी रखती, खुद की आर्मी रखे, किसी को कुछ सज़ा वगैरह दी जाए, तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा के फिर अपने अंदर ले आती है, जिसका एक्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसी तरह से ये चलते रहता है। फिर जो कहा जाता है कि जिसके पास काबिलियत होगा उसको जॉब मिलेगा, अब यहाँ पे कोई भी भेदभाव वगैरह नहीं देखा जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी हटा दिया जाता है, यानी कि अगर आपके कोई गोद लिया हुआ बच्चा है जिसे आप चाहते हैं वारिस बने, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो फिर हिंदुस्तानियों के पक्ष में जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं से बंद होना शुरू होता है। बंद होने से मेरा मतलब है कि जितनी भी पावर उनके पास थी, तिजारत के लिए तो वो कर रहे थे, बाकी जितनी पावर थी वो सब उनसे ले ली जाती है और इस तरह से पावर अगर किसी का भी घटता है कंपनी का, तो धीरे-धीरे कंपनी भी फिनिश होना शुरू हो जाता है। तो 74 तक आते-आते कंपनी पूरी तरह से फिनिश हो जाती है। तो इस तरह से ये 1857 हालाँकि नाकाम रहा, लेकिन साथ ही साथ लोगों में एक एकता ज़रूर जगा दी गई कि अगर हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद भी 90 साल लगा है इंडिया को आज़ाद होने में, क्योंकि 1857 से लेके 1947 जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ। तो इस तरह से होता है। आई होप आपको ये वीडियो सही लगा हो और समझ में आया हो, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट से बता सकते हैं। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर और दुआ में याद रखिए। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।